नेता अपनी बात को रखते हैं, अपने काम को गिनवा देते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि मेरा काम कहाँ हुआ, तो उसका किसी के पास ना जवाब देने का समय है, ना हमारे पास ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम अपने सवाल को पूछ सकें। युवा एक मंच पे आके अपनी बात को रखे और उनको जिस तरीके से हम लोगों का कोशिश हो कि किसी तरीके से उनको प्रोत्साहित करे कि आगे और राजनीति में आए। गांधी जी के स्वराज के आइडिया से किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, गांव में ही बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दिक्कत कहाँ आती है, जब आप पार्टी के ऊपर लेवल पे देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें और आप में, आज के युवाओं में ट्यूनिंग बनने में कहीं ना कहीं एक समय लगेगा, और उनका ट्यूनिंग उन 20 साल पुराने लोगों से बन चुका है। तो टिकट लेने में आज भी युवाओं को दिक्कत होता है। क्या ऐसा कारण रहा कि वो कोचिंग सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर, गया में नहीं खुल पाया, और वो कोटा ही के मतलब बिहार के ही बच्चे बिहार के ही टीचर से पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हैं। कोशिश तरीके से हाहाकार मचाएगी, गंडक में ऐसा होगा, नेपाल ने पानी छोड़ दिया, ऐसे बहाने बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हमें हमेशा के लिए सॉल्यूशन चाहिए तो अटल जी के उस सपने को हमको दोबारा से याद करना पड़ेगा कि अटल जी ने हमारे देश के लिए और बिहार के लिए क्या सपना देखा था। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरें 24/7 से आज अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे के तहत आज मौजूद हैं छात्र संसद के राष्ट्रीय संयोजक राय किशोर शर्मा जी के पास। आज वो पूरे भारतवर्ष में घूम कर छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत अधिक अच्छे कार्य किए हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी शर्मा हमारे खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों की तरफ से। आप ये बताएं कि आप चूँकि छात्र संसद के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आपने छात्रों के लिए और क्या क्या किया है और छात्रों को कैसे प्रोत्साहित किया है पूरे भारतवर्ष में? सबसे पहले खबरी 24/7 को धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा साक्षात्कार करने आप यहाँ पर आएँ। देखिए, हम लोग पिछले कई सालों से ये चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में युवाओं का इस्तेमाल कहीं ना कहीं झंडा ढोने के लिए हुआ है। उनके बाइक में तेल भरवाया गया और उनका इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए की गई है। इस चीज़ को हमने महसूस किया कि इस राज्य के युवाओं में उस तरीके की क्षमता है कि वो खुद नेतृत्व कर सकते हैं। इसको लेके मेरे साथी अंकित कुमार ने एक कॉन्सेप्ट, और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, इसका नाम हमने बिहार छात्र संसद दिया, और इसकी शुरुआत हमने मुजफ्फरपुर से की। उसके बाद इसको हम लोग पटना में लेके गए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले, पूरे बिहार से वहाँ पे युवा जुड़े और अपनी बात को रखें। सबसे महत्वपूर्ण, अब क्यों हमेशा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि नेता से सवाल नहीं हो पाता है, नेता अपनी बात को रखते हैं, अपने काम को गिनवा देते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि मेरा काम कहाँ हुआ, तो उसका किसी के पास ना जवाब देने का समय है, ना हमारे पास ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम अपने सवाल को पूछ सकें। तो इसके लिए हमने शुरुआत किया बिहार छात्र संसद की, जो कि पटना में हमने एक बहुत वृहद कार्यक्रम ज्ञान भवन में किया था। इसमें तकरीबन 3000 के करीब में छात्र शामिल हुए। हमने ब्यूरोक्रेट से, मीडिया जगत से, राजनीतिक जगत से, लेखक, ऐसे लोगों को बुलाया ताकि हर फील्ड के बड़े पर्सनालिटी से बिहार की युवा रूबरू हो पाएँ और उनसे सवाल पूछ पाएँ कि अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। क्योंकि गांव में उस तरीके के लोग भी अवेलेबल नहीं है कि बच्चों को बता पाएँ कि आपको अगर लेखक बनना है तो किस तरीके से आप आगे बढ़िएगा। अगर आपको राजनीति में आनी है, क्योंकि पहली बात कि नेता चाहता भी नहीं है कि कोई नया लड़का राजनीति में, वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का हर जगह सवाल होता है कि उनके पुत्र के पुत्र राजनीति में आ गए, हाँ, वंशवाद की। तो इसको लेके हमने शुरुआत किया कि युवा एक मंच पे आके अपनी बात को रखे और उनको जिस तरीके से हम लोगों का कोशिश हो कि किसी तरीके से उनको प्रोत्साहित करे कि आगे और राजनीति में आए। और हमने देखा है कि एक अच्छा उससे संकेत हमें देखने को मिला कि युवा अपने दम पे सामाजिक कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं और खुल के अपने सवाल को पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेहनत अगर हम करते हैं तो हमें आगे बढ़ने देना चाहिए, ना कि किसी नेता के पुत्र को या किसी और हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को। और ये हमें अच्छा एक संकेत दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में। राष्ट्रीय राजनीति में भी हम लोग थोड़ा बहुत सामाजिक तौर पे एक सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन में हमने काम किया। सत्याग्रह टू स्वराज के दौरान जो हमने मुंबई में किया, जिसमें खुद वहाँ के सीएम शामिल हुए महाराष्ट्र के, बिहार से भी कई सारे नामचीन हस्तियाँ शामिल हुई। और एक बिहार और महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कैपिटल है देश का और बिहार जो सबसे पिछड़ा हुआ है, लेकिन बिहार महाराष्ट्र एक रिलेशन है। तो इसको लेके कि स्टार्टअप कैसे बिहार में भी आगे बढ़े जैसा महाराष्ट्र में आगे बढ़ा, क्योंकि बिहार से लोग जा के वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस किए हुए हैं। संप्रदा बाबू को आप देख सकते हैं और भी कई सारे लोग हैं जो लोग, अरुणाब को आप देख सकते हैं। तो इसका एक रिलेशन दिखाने के लिए हमने सत्याग्रह टू स्वराज, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण में की थी और वो जाके रहे थे महाराष्ट्र के वर्धा में, तो इसके एक रिलेशन दिखाने के लिए हमने
कार्यक्रम किया है, सत्याग्रह टू स्वराज, जहाँ से युवाओं को गांधी जी के स्वराज के आइडिया से किस तरीके से बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, गांव में ही बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको दिखाने के लिए हमने एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में किया, जहां वो भी काफ़ी सफल रहा, काफ़ी लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया और लगातार हम इस क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं। केशव जी, एक प्रश्न है कि आपने कहा अभी कि महाराष्ट्र और बिहार का संबंध आपने स्थापित कराया, वर्धा से लेकर और चंपारण के संबंध को दिखाया, और बिहार और महाराष्ट्र में अटूट संबंध है महात्मा गांधी के समय से। उसके पहले भी एक प्रश्न अभी आया है जहन में, आप भी देख रहे होंगे मीडिया में, चाहे तमाम जगतों में यहाँ के युवा भी उसको ट्रोल कर रहे हैं कि अभी जो एक अभिनेता, हमारे सुप्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है, उसको लेकर अभी महाराष्ट्र वर्सेस बिहार पुलिस की जो चल रही है, जो बिहार में केस हुआ, कानून, ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि आप देश के किसी कोने में जाकर किसी पर केस कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हुआ है बिहार पुलिस को वहाँ लोग जो है जांच नहीं करने दे रहे हैं। तो इस पर आप सुशांत सिंह के बारे में और वहाँ की मीडिया जगत हो या वहाँ के पुलिसकर्मी हो, उनके लिए, चाहे उससे जो केस में जो हैं इन्वॉल्व हैं, वो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे पूरी अंदर की कहानी पता नहीं है कि क्या किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर कोई भी बिहार का युवा जो अपने मेहनत से जाकर महाराष्ट्र में वो मुकाम पाता है कि आज उसको पूरा देश नहीं पूरा विश्व फॉलो कर रहा है और उसकी एक संदेहास्पद तौर पे मौत हो जाती है, तो इसमें यकीनन उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और वो मेरे ख्याल से सरकार अब उसकी पैरवी कर रही है और वो जांच हो भी रही है। लेकिन अगर ऐसी होती है तो इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और बिहार से कई युवा हैं जो जहाँ महाराष्ट्र की ओर एक अच्छी प्रसिद्धि अपनाई, जिसमें से पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हमारे चंपारण के रहने वाले हैं, लेकिन एक युवा जो जाकर वहाँ महाराष्ट्र में इस तरीके से नाम बनाता है, और क्या कारण रहता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस पर महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र हम बिहारियों से भी बना हुआ है, और इस बात को वहाँ के उस वक्त के सीएम जिससे मेरी मुलाकात हुई थी वो इस बात को प्रॉपर मानते थे। तो आज हम युवा इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे भी कई जानने वाले लोग हैं जो इसमें लगातार लगे हुए हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, कई सारे उच्च स्तरीय अधिकारी हैं जो हमारे बिहार के हैं, और वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि सुशांत को सही तरीके से न्याय मिले और सुशांत के केस की एकदम सही तरीके से जांच हो। और मुझे पूरा यकीन है इस देश की न्यायपालिका में, इस देश के पुलिस पे, कि ये सही फैसला सुनाएगी और सुशांत को बिल्कुल न्याय मिलेगा। कोरोना काल में आप जो कि छात्र संसद के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो कोरोना काल में आपने छात्रों के लिए और आम जनता के लिए आपने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, अपने उस कार्य के बारे में बताएं। देखिए, मैं ज़्यादातर मोतिहारी रहता नहीं हूँ। इस छुट्टी में कोरोना ने ऐसा सिचुएशन बनाया है कि हम लोग इस ज़िले में हैं, और जब मैं यहाँ पे आया कोरोना काल में, जब लॉकडाउन लगा, तो मैंने देखा लगातार अखबारों में कमियाँ आ रही हैं कि प्रोटेक्टिव गियर की ज़रूरत है डॉक्टरों को पीपीई किट नहीं मिल रहा है, डॉक्टरों को फेस शील्ड नहीं है, मास्क की कमी है। तो और कई सारे लोग बाहर में फंसे हुए हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रही है, लोगों को आने में तकलीफ़ है। तो अपने स्तर से जितना हमसे हो पाया उस स्तर पे अपने जानने वालों की मदद से, अपनी टीम की मदद से हमने यहाँ पर सदर अस्पताल में पीपीई किट उपलब्ध कराए, कई सारे पीएचसी में प्रोटेक्टिव गियर, फेस शील्ड, मास्क, गॉगल्स, प्रोटेक्टिव गॉगल्स, ये सब हमने उपलब्ध कराए। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की लगातार हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, और अभी भी ये काम हमारा चालू है, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। हम इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। कई सारे लोग ज़िले से बाहर लगातार फंसे हुए थे। मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे गाँव के लोग ने मुझे मैसेज किया कि भैया मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मुझे अनाज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कई सारे लोग थे। तो जाति धर्म से ऊपर उठ के मैंने अभी तक सैकड़ों ऐसे लोगों को मदद की। कोटा में फंसे हुए बच्चों से कई सारे एनजीओ के साथ टाई अप करके वहाँ पे खाना उपलब्ध कराया, जो अपने पॉकेट से जितना बन पाया। तो दर्जनों लड़कों को फाइनेंशियल मदद की, क्योंकि कहीं ना कहीं कोटा में रहने वाले बच्चे हम जैसे किसान के बेटे हैं, कोई बहुत मिडिल क्लास घर से आता है, तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू थे, उनको भी मदद की। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो मुझसे हो सकती थी। हमारे जानने वालों में कई सारे लोग, दर्जनों लोग फंसे हुए थे बाहर में, तो वो भी किसी ना किसी एनजीओ के साथ टाई अप करके, उनसे बात करके उनको वापस बुलाने में हमने बुलाने का काम किया। वहाँ उनको सूखा राशन या भोजन जिस तरीके से पहुँचाया जा सकता था वो पहुँचाया, और अभी भी हम प्रोटेक्टिव गियर लोगों तक पहुँच पाए, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये कोरोना है। केशव जी,
अभी कोरोना काल में आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जैसे आपने बताया, चाहे हम जैसे जानते हैं आपके कार्यों के बारे में। मैं यहाँ की जो राजनीति है, जो बिहार और भारत की जो राजनीति है वर्तमान परिस्थिति में, उस पर आपसे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि छात्र जो हैं वो राजनीति में कैसे आए, क्योंकि अब नौजवानों का युग आ रहा है। तो नौजवान को प्रत्येक दल जो है उसको आगे आने के लिए कहे, और छात्रों में अपने आप में कैसे डेवलप करे कि वो आगे आए, तमाम पार्टियां उसको आगे ले, और जिससे छात्रों का काम हो सके, उसके बारे में आप कुछ सुनाइए। देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म पे बिहार में काम कर रहा हूँ, या राष्ट्रीय स्तर पे भी थोड़ा बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ भाषण में कहेंगे कि जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन खुद युवा को मिलाना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो वाकई इस चीज़ पे कथनी और करनी में फ़र्क नहीं कर रही है, किसी न किसी तरीके से अपने पुत्रों को या उनके अपने रिश्तेदारों को आगे नहीं बढ़ा रही है। क्योंकि आप देखिए कि भीड़ जुटाने से लेकर और पार्टी को चलाने तक आज का काम युवा कर रही है। मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ये मत देखिए कि कितने युवा अभी रोड पे काम कर रहे हैं या ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जब आप पार्टी के ऊपर लेवल पे देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनमें और आप में, आज के युवाओं में ट्यूनिंग बनने में कहीं ना कहीं एक समय लगेगा, और उनका ट्यूनिंग उन 20 साल पुराने लोगों से बन चुका है। तो टिकट लेने में आज भी युवाओं को दिक्कत होता है। लेकिन अब देखना, आप देख सकते हैं कि बिहार का भी ट्रेंड बदल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर युवा काम कर रहा है, वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, तो उसका पूरा पुरजोर समर्थन दिया जा रहा है। और आज देश में कहीं ना आप इस बात को मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को राजनीति में आने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया, और नई नई कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। अलग अलग पार्टियां दे भी रही है, लेकिन आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से उसमें अपने लिए जगह बना सकते हैं। क्योंकि दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप बहुत अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर लें तो आप पार्टी से हेलीकॉप्टर कैंडिडेट बन के आके टिकट लेके जाएं, या दूसरा तरीका है कि ग्राउंड पे आप उस तरीके से मेहनत करें। तो आपको अपने में उस तरीके से मिला के चलना है कि आपको राजनीति किस प्रकार से करनी है। और उस तरीके से युवा, आज का बिहार के खून में ही राजनीति है। हर युवा जानता है कि उसको किस तरीके से, बस उनको मौके की ज़रूरत है कि कोई उनको थोड़ा सा एक मंच दे, प्लेटफॉर्म चाहिए। और वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नेता है या कौन सा ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता है जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, ना कि आपको एक मंच खुद बना रहा है कि आप ही की सीढ़ी के तौर पे आपसे ऊपर चल रहा है। तो ये आपको यहाँ बिहार के युवा को खुद वो विश्लेषण करना पड़ेगा। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है भारतीय राजनीति की, मैं उसके विषय में आपसे जानना चाहता हूं। आप जैसे अब गिरिडीह जिला में अभी आए हैं, कोरोना काल से लगभग 4-5 माह से रह रहे हैं, तो इस काल में आपने जो है यहाँ की जो माननीय सांसद जी हैं, जो पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ विधायक भी हैं, जो अभी कला और संस्कृति मंत्री हैं, पूर्व में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके कार्यों को आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने कैसे विकास किया है, ये तो आपके आँख के सामने कहीं ना कहीं आया ही होगा। जी देखिए, इस पर मेरा एक टीका टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन एक इस ज़िले की युवा होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगा कि काम हुआ है। ऐसा मैं बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकता ये काम नहीं हुआ है, क्योंकि मदर डेयरी खुला, कई सारे रोड हुए, रेलवे का विद्युतीकरण हुआ, ऐसे कई सारे काम हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम युवा चाहते हैं वो है रोज़गार। आज युवा को खुद समझना पड़ेगा कि आज मैं आके आपको वादा कर दूं कि मैं आपको रोज़गार दूंगा, और मैं इस बात पे यकीन कर लूँ कि हाँ ये नेता मुझे रोज़गार देगा, तो उस पर आप कैसे यकीन करेंगे? एक स्टेटमेंट देता होता है कि हाँ मैं रोज़गार दूंगा, लेकिन उसके लिए ढांचा क्या है, उस ढांचा को समझना पड़ेगा। और वो ढांचा आज किसी सीनियर लीडर के पास जो 50 साल पुराना राजनीति करते आ रहा है और आज के युवा के साथ वो मैच कर पाएगा कि नहीं, वो समझना पड़ेगा। तो मैं निजी टिप्पणी करना सही नहीं है। कई सारे काम हुए हैं, कई सारे काम करना बाकी है, और आज का युवा काफ़ी खुद एक्टिव है, उन्हें पता है, उन्हें सब कुछ वो देख रहे हैं, सब कुछ वो, क्योंकि उनके पास खुद रोज़गार की कमी अब आने वाले समय में कहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई हैं, लेकिन काफ़ी देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी सजग तरीके से रोका है फैलने से कोरोना। जिस तरीके से यूएस में अभी आप देख सकते हैं कल 95,000 के करीब में केस है। तो काम हो रहा है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंपारण हमेशा से कृषि प्रधान राज्य रहा है, और चंपारण का एक विश्व पटल पर नाम है। तो पर्यटन में भी अगर और बेहतरीन काम हो, पर्यटन में काम प्रमोद जी जब थे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, मैंने पर्सनली उनके साथ काम भी किया है बिहार छात्र संसद के दौरान, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन और भी तरीके से मोती झील का अगर काम हो जाए,
तो एक राजनीति का केंद्र मैं बोलूँगा चीनी मिल की बन चुका है। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, उस पर लगातार डिबेट चलते रहता है। लेकिन उसके अलावा भी मदर डेयरी अभी ज़िला में आया है और भी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके इस ज़िले का विकास होगा। क्योंकि हमेशा से जब आप मुंबई, दिल्ली और कहीं बाहर भी जाते हैं फॉरेन में, तो चंपारण की नाम पुरजोर तरीके से इस्तेमाल की जाती है अपने शान को बढ़ाने के लिए। तो चंपारण का विकास और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अभी एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ केशव जी कि अभी का जो समय है उस समय में छात्रों का जो जीवन यापन है वो गड़बड़ हो गया है। अभी एक क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्थाएं बंद हैं, वहाँ भी बेरोजगारी हो गई। वहाँ के शिक्षक जो हैं, जो छोटे स्तर के विद्यालय हैं उसमें 2000-4000 रुपया मंथली से काम करने वाले शिक्षक हैं, वो उन बेरोजगार हो गए। उन पर कोई भी पक्ष और विपक्ष, चाहे कोई भी संगठन करता है, उनके पक्ष से सरकार को नहीं कह रही है कि उनको भी कुछ अनुदान दिया जाए, जबकि वो सारे के सारे विद्यालय कहीं ना कहीं टैक्स भी पे कर रहे हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, तब भी कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी तरफ आप छात्रों को देखें, छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने की बात कही जा रही है, तब तक ऑनलाइन कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कहीं दिक्कत ये आ रही है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल बहुत कम होता है, जो कि खाने के लिए है ही नहीं, कहाँ से लाएगा उसके। और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है, किसी से छिपी नहीं है। तो उस बच्चों का भविष्य कैसे होगा और किस तरीके से वो लोग राइज करेंगे, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये बिल्कुल जब से लॉकडाउन लगा है, हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, आप छात्र को भी देखेंगे तो रूम रेंट एक बहुत बड़ी समस्या थी। लगातार रूम रेंट देने के लिए कितनी सारी मुहिम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चलाया गया। आज टीचर भी अपने लिए मुहिम चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो लोग फ़ी मांग रहे हैं, गार्जियन के पास फ़ी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में सिर्फ एक टीचर की ही बिज़नेस नहीं, लगभग जब वकील को आप देखिएगा, वकील की स्थिति बहुत ख़राब है देश में। भाई कई सारे ऐसे लोग थे जो लोग गाड़ी वाड़ी चलाते थे, बसेस बंद है, तो अब वो कुछ ना कुछ ठेला पे सब्जी बेच रहे हैं या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि गांव में या शहर में कोई भी बिज़नेस कैसे चलता है जब हाथ में पैसे होते हैं। गांव में भी बिज़नेस कैसे चलता है, जब बाहर से लोग पैसे भेजते थे तो गांव में लोगों का बिज़नेस चलता था। ऐसे गांव के लोग, जो गांव के ज़मींदार हैं या बड़े लोग हैं, वो तो शहर आ जाते हैं शॉपिंग करने, लेकिन गांव के बाज़ार तो गांव के गरीबों से चलता है, जो बाहर से पैसे आते हैं या जिसका कुछ ना कोई काम कर रहा है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को हर किसी के खाते में कुछ रुपए देने चाहिए, जिससे मार्केट फिर से स्टार्ट हो। क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, और जब तक पैसे नहीं होंगे डिमांड नहीं बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ाने के लिए पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि खाते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मदद, जैसे बाढ़ के टाइम में 6000 रुपये सरकार भेजती है, उसी तरीके से अभी लॉकडाउन के टाइम में ऐसे लोगों के खाते में भी कुछ रुपए आने चाहिए, जो लोग रोज़मर्रा के जीवन पे अपना यापन कर रहे थे। हाँ, सूचीबद्ध तरीके से इस तरीके से काम करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो जिस तरीके की दिक्कतें चल रही हैं, लगातार लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि आज़ादी के शिक्षक भी अभी सुसाइड कर लिए हैं। बिल्कुल बहुत सारे आत्महत्याएं हो गई हैं। बिल्कुल ये मेरे हिसाब से ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, इसका कोई बहुत अभी तक फ़ायदा ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और ये आगे भी होना चाहिए। और गार्जियन को भी समझना चाहिए कि वो टीचर भी अपने जीवन यापन के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो उनको पुरजोर उनका साथ देना चाहिए जो उस लायक है। और समाज के जो लोग उस तरीके से संपन्न हैं, उनको भी इनकी, क्योंकि मिडिल क्लास किसी से आगे मांग भी नहीं सकता है आज के टाइम में, क्योंकि गरीब को कहीं ना कहीं कोई एनजीओ, कोई सरकार या कोई ना कोई मदद करने के लिए आगे आ जा रही है, लेकिन मिडिल क्लास को दिक्कत हो रही है। और ये बहुत जो ज्वलंत मुद्दा है ये शिक्षकों वाला, क्योंकि देश में इतने सारे शिक्षक, इतने सारे शैक्षणिक संस्थान हैं। क्योंकि आप कोटा का जाके देखें तो कोटा की बिज़नेस ठप हो चुकी है। और मैं हमेशा एक इंटरव्यू में बात करता हूँ, बिहार के पिछड़े होने का कारण, अब कोटा जाके देखेंगे तो कोटा में 60% शिक्षक हमारे बिहार के हैं और स्टूडेंट कम से कम 70 से 75%। तो क्या ऐसा कारण रहा कि वो कोचिंग सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर, गया में नहीं खुल पाया, और वो कोटा ही के मतलब बिहार के ही बच्चे बिहार के ही टीचर से पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है बिहार में अगर इस पे काम हो, अगर प्रोत्साहन दिया जाए ऐसे शिक्षकों को। तो जब तक आप शिक्षक को प्रोत्साहन नहीं देंगे, क्योंकि कोटा क्यों बना, क्योंकि वहाँ शिक्षकों को प्रोत्साहन है, राजस्थान सरकार ने ऐसा काम किया, उसी तरीके से बिहार को भी ये काम करना पड़ेगा। कभी जाके शिक्षकों को जब तक आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक एक बड़ा सेटअप बन सकता है जिसमें कई सारे लोगों को रोज़गार मिल सकती है। तो इस पे काम करना पड़ेगा सरकार को। सर, अभी जो बाढ़ की जो विभीषिका है, मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में मंत्री जी से भी लिया था
माननीय कला संस्कृति मंत्री प्रमोद जी से भी, उनसे भी मैंने प्रश्न किया था कि ये जो प्राकृतिक आपदा आ रही है, 6 माह तक लगातार जो है लोग गरीब लोग कमाते हैं, घर बनाते हैं और बाढ़ आ जाती है और उसके बाद फिर वो 6 महीना का कमी खत्म हो जाता है, लोग भोजन के लिए तड़पते रहते हैं। बाढ़ की विभीषिकाओं पर सरकार जो है तटबंधों का जो निर्माण जो है सही ढंग से नहीं कर पा रही है, उसको तटबंध का निर्माण कैसे किया जाए उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, तटबंध का निर्माण सरकार ने जो किया था, आप देख सकते हैं भवानीपुर का मैं रहने वाला हूँ। भवानीपुर में 105 साल पहले जो बांध बनी थी वो आज इस साल अचानक से टूट गई और लगभग पूरा गांव तहस नहस हो चुका है। तो उस पर देखभाल करना पड़ेगा, लेकिन बाढ़ मेरे हिसाब से तब तक बिहार में ख़त्म नहीं हो सकता जब तक अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था कि नदियों को एक दूसरे से मिलाया जाए, अगर जब तक ये काम हम नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए तब तक हम सिर्फ बयानबाजी करते रह जाएंगे। तटबंध के लिए, कभी किसी और काम के लिए कि ये प्राकृतिक आपदा, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोशिश इस तरीके से हाहाकार मचाएगी, गंडक में ऐसा होगा, नेपाल ने पानी छोड़ दिया, ऐसे बहाने बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हमें हमेशा के लिए सॉल्यूशन चाहिए तो अटल जी के उस सपने को हमको दोबारा से याद करना पड़ेगा कि अटल जी ने हमारे देश के लिए और बिहार के लिए क्या सपना देखा था कि जब तक नदियों को और नहरों को एक साथ नहीं मिलाया जाए तब तक बाढ़ की समस्या बिहार में ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि हम लोग भी लगातार बाढ़ में काम कर रहे हैं। आप देखिए, सांप काटने से कितने लोग मर रहे हैं, और हमने लगातार ड्राई राशन बांटा है, मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया, लेकिन अब हम जूते, मॉस्क्यूटो नेट, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रोवाइड करें। फाइनेंशियली जहाँ भी सांप काट रहे हैं हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सांप काटने से कितने लोग मर रहे हैं। तो बाढ़ तो एक समस्या ही, लेकिन बाढ़ के साथ कई सारी समस्या उत्पन्न होती है। अब लगातार बीमारियाँ फैलेंगी, सांप काटने लगा, पानी की कमी है, लोग बीमार पड़ेंगे, तो ऐसी समस्या है। लेकिन बाढ़ की मेरे हिसाब से अगर कोई सॉल्यूशन है तो वही है, उसके अलावा बाकी सब बयानबाजी और हवाबाजी है। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है हमारे, चूँकि छात्र संसद के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रही है, और इस अवसर को ध्यान में रखते हुए हमारे छात्रों को, जो पूरे भारतवर्ष के छात्र हैं, उनको आप एक मार्गदर्शन दें और अपना विचार रखें। देखिए, मेरा यही विचार रहेगा कि कहीं ना कहीं युवाओं को किसी के पीछे खड़े होने से बेहतरीन है कि वो एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें कि उनके जीवन के लिए क्या सही है और क्या उनके जीवन में उनको आगे बढ़ाने का काम आएगा। अगर वो समाज के लिए काम कर रहे हैं तो वो अपने स्तर से भी अच्छा करते रहें और सही व्यक्तियों के साथ जुड़ के आगे का काम करते रहें, क्योंकि जब तक वो अपने भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको सही यकीन मानिए कि कोई पूछने वाला नहीं है। अब भले ही आप कितने भी किसी के आगे पीछे रह लें या किसी के साथ रह लें, और बिहार अब सही मायनों में आगे बढ़ने का समय बिहार का अभी है और ये युवा ही बढ़ाएंगे। हमारे पास सिर्फ 15 साल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 15 साल के बाद जो युवाओं की संख्या इस देश में सबसे ज़्यादा है वो उसकी ग्राफ घटने लगेगी। 15 साल अभी भी बिहार के युवाओं के पास है और बिहार सबसे यंग लोगों में सबसे ज़्यादा बिहार की संख्या है। तो अगर बिहार इन 15 सालों को अगर यूटिलाइज़ कर ले तो बिहार फिर से उसी तरीके से, जिस तरीके से अशोका के समय में और चाणक्य के समय में हुआ करती थी, क्योंकि बिहार ने पूरे विश्व पे राज किया है और वो दोबारा भी कर सकती है। अगर बिहार के युवा ये सचेत हो जाए कि 15 साल में मैं कैसे काम करना है और पैसे अगले 15 साल में मैं कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये 15 साल ही हमारे पास है, उसके बाद फिर ग्राफ हमारी गिरने लगेगी, तब हम आगे बढ़ने में हमें काफ़ी तकलीफ होगी। तो ये 15 साल को हमें यूटिलाइज़ करना है और सही ढंग से आगे बढ़ना है, सुचारू तरीके से बिहार को आगे बढ़ाना है और विश्व पटल पे लेकर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। ऐसे ही अगले रोज हम मिलेंगे किसी दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता, किसी नेतृत्वकर्ता, किसी मंत्री, किसी अधिवक्ता और किसी चिकित्सक से। इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।